हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलियनिक शिक्षा द्वार। मैं आसिम आदिल आप सबका इंग्लिश टीचर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम यहां पर AMU BLLB 2024-25 या 2024-25 सेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश किस लेवल की आती है और कितनी अच्छी हमें तैयारी रखनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स हमें ये चूज करना है दैट कैन बी द सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। अब सब्स्टिट्यूटेड का मतलब कहने का मतलब ये होता है कि उसका सब्स्टिट्यूट है, यानी कि अगर हमारे पास ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है इसकी जगह हम कुछ और क्या लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज एंड्स विद ईज। ठीक है ना, 3 इडियट मूवी देखोगे आपने, उसमें जो वायरस था वो दोनों हाथों से लिखता था ना, तो वो दोनों हाथों को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके के जो पर्सन होते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एमेच्योर, एक्सपर्ट, एम्बिडेक्स्ट्रस या ग्लूटनस। ठीक है ना, एमेच्योर का मतलब होता है जो नादान होता है। ठीक है ना, जो भी नया नया होता है ना किसी काम के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एमेच्योर। एक्सपर्ट का मतलब जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है पर्टिकुलरली किसी प्रोफेशन में या किसी स्किल में, किसी नॉलेज को लेकर के, किसी काम को लेकर के। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट किसी पढ़े लिखे की बात करें, जो बहुत बेहतरीन ऑटो चलाता है वो भी एक्सपर्ट हो सकता है। एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो अपने दोनों हाथों को बहुत इजीली यूज कर सकता है और दोनों हाथों को एक साथ भी यूज कर सकता है। ठीक है ना, तो उस पर्सन के लिए वर्ड यूज करते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, जो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ग्लूटनस का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी होता है। ठीक है ना, एक्सट्रीमली ग्रीडी, जैसे बहुत ज्यादा लालच होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ग्रीडी का मतलब पर्टिकुलरली, वैसे तो ग्रीड जो है वो हम पैसे के लिए यूज करते हैं, लेकिन कई कई लोग होते हैं जिनको और भी चीजों का लालच होता है। ठीक है ना, तो उस तरीके से भी हो सकते हैं ये वर्ड्स, ग्रीडी जो वर्ड है। ठीक है ना, तो कहीं अगर ग्रीडी लिख के आए तो आप जरूरी हर बार उसको पैसे से कनेक्ट नहीं कीजिएगा। टू प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम लगा दिया, तो आप अपने पक्ष में, अपने सपोर्ट में जो एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स देंगे उनको उस जो प्रोसेस होता है या वो जो वर्ब होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए रिबट, क्रिटिसाइज, रिबफ या रिप्रीमेंड। ठीक है ना, तो उसका जो वर्ड मतलब होता है वो रिबट होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा सही आंसर है। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। आलोचना मतलब किसी ने कोई भी बात कही है, ठीक है ना, तो उसके अपोजिट हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर कोई कमियां निकाल रहे हैं कि नहीं तुमने ये गलत बोला है, तुमको ऐसे बोलना चाहिए था, ये चीज गलत है, सही ये है। तो वो जो आलोचना करना है उसे कहते हैं क्रिटिसाइज करना। और जो रिबफ होता है, रिबफ का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना सिंपली। ठीक है ना, तो उसको रिबफ कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कह सकते हैं आई रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, तो आई रिबफ्ड हिज प्रपोजल भी बोल सकते हैं। ओके, रेप्रीमेंड का मतलब होता है किसी ने कोई गलती करी तो उसके लिए आप उसको डांटते हैं। ठीक है ना, स्कॉल्ड का मतलब भी डांटना होता है। ठीक है ना, दो चीजें हैं। रेप्रीमेंड यूजुअली कहाँ होता है? जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारा सीनियर जब हमें डांटता है तो उसके लिए हम रेप्रीमेंड कह सकते हैं, या जैसे डांटने या फटकारते हैं ना, वो वाली चीज हो गई। ठीक है ना, कि ये गलती करी आपने, इस तरीके से आगे ध्यान रखें। स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है, जो पर्टिकुलरली माँ बाप भी करते हैं हमारे साथ। ठीक है ना, कभी यार दोस्तों में भी हो जाती है, तो वो चीज हो गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा रिबट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच। ठीक है ना, वो चीजें जिनको महसूस किया जा सकता है या टच किया जा सकता है, उन चीजों को क्या कहते हैं? पेडेंटिक, पैल्पेबल, पैल्ट्री या प्रोमिनेट। ठीक है ना, पेडेंटिक का मतलब होता है टू वरीड, जो किसी बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान रहता है। ठीक है, पैल्पेबल, समथिंग दैट वन कैन टच, जिसे टच कर सकते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन का मतलब बनना है, तो इसका सही आंसर हमारा पैल्पेबल हो गया। और जो पैल्ट्री है इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा मामूली है जिसको हम इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे हम कोई कुछ भी बात करते हैं कि अरे एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, ये चीजें होंगी और ये दिक्कतें आएंगी, यार वो दिक्कत कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, वो तो बहुत छोटी सी चीज है। तो उस चीज के लिए हम, या उस पर्टिकुलर जो हम सेंटेंस या जो मैंने वो बात बोली है उस फ्रेज के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं पैल्ट्री। बहुत छोटी सी चीज है, इतनी छोटी चीज है कि हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं। प्रोमिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पार्क देखे होंगे बड़े बड़े, ठीक ना, जैसे पार्क हैं तो इनके आसपास ऐसे रोड बना दिए चलने के लिए। ठीक है ना, तो ये जो पाथ जो होते हैं चलने के लिए, जो पाथवेज होते हैं ना, इन्हें कहते हैं प्रोमिनेट। मान लो ऐसे ऐसे और बना दिया बीच में, ठीक है ना, ऐसे बना दिया एक। ठीक है ना, तो ये सब जो होते हैं ना, ये होते हैं प्रोमिनेड। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा पैल्पेबल, दैट कैन बी टच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 to 9 में इस तरीके से होंगे। ठीक है ना, वेरी ऑफन वी डू नॉट गेट व्हाट वी फाइंड। ठीक है ना, अभी हम समझेंगे। वेरी ऑफन, बहुत कम ही ऐसा होता है क्या? वी डू नॉट गेट, हमें वो नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? व्हाट वी, जिसके लिए, या क्या हम व्हाट वी फाइंड अबाउट, फॉर, एट और ऑन। ठीक है, इसमें हमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है वो डालना है यहाँ पे। ठीक है ना,
तो इसका पाइन के साथ जो हमारा प्रोपोजिशन आता है वो आता है फॉर, ठीक है ना, पाइन फॉर। इसका मतलब ये आता है, हम ये कह सकते हैं कि एफर्ट सीरियसली, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए हम बहुत सीरियसली एफर्ट करते हैं या सीरियसली हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो चीज हमें ना मिले, ठीक है ना। यानी अगर जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो बहुत ही कम चीज है कि बहुत ही कम चांसेस है जो वो चीज हमें ना मिले, ठीक है। तो पाइन फॉर जो है वो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, फॉर पाइन के साथ सही प्रोपोजिशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स वी हैव टू पुट डैश विद अनप्लीजेंट सिचुएशंस, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पुट के साथ ये ऑन, इन, ऑफ, अप सब आता है, ठीक है ना। तो किसके साथ क्या क्या मतलब बनता है वो देखते हैं। पुट ऑन का मतलब होता है वियर, कहते हैं ना, पुट ऑन योर जैकेट, पुट ऑन योर स्वेटर, तो पुट ऑन का मतलब हो गया वियर। पुट इन का मतलब होता है एफर्ट करना, ठीक है ना। पुट ऑफ का मतलब जो होता है, ठीक है ना, वो होता है फॉल बैक, ठीक है ना। फॉल बैक का मतलब पीछे गिर जाना नहीं होता है, कि मतलब कि पीछे रह जाना होता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कदम अपने पीछे ले लेते हैं तो उसे कहते हैं पुट ऑफ, ठीक है। और पुट अप का मतलब होता है फेस करना, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चंस पुट अप किए, तो क्वेश्चंस पुट अप करने का नहीं, क्वेश्चंस लाए गए, उनके सामने लाए गए, उन्होंने क्वेश्चंस को फेस किया, उन क्वेश्चंस का आंसर दिया, सही दिया गलत दिया वो अलग चीज है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला पुट के साथ सही प्रपोजिशन बनेगा। समटाइम्स वी हैव टू पुट विद अनप्लीजेंट सिचुएशंस, तो वी आर नहीं आएगा सिचुएशंस के लिए। अनप्लीजेंट यानी कि जो सिचुएशन हमारे लिए आसान नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, उनके लिए तो हम एफर्ट नहीं डालेंगे, ठीक है ना। वी हैव टू पुट ऑफ विद, ठीक है ना, फॉल बैक होता है, ठीक है ना। तो सिचुएशंस आएंगी तो हमें मतलब फॉल बैक हम करते हैं, ठीक है ना। तो समटाइम्स वी हैव टू पुट ऑफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हर अनप्लीजेंट सिचुएशन में हम पीछे कदम ले लें अपने, ठीक है ना। तो हमें मेहनत करके उन सिचुएशंस का फेस करना पड़ता है और उन सिचुएशन से निपटना पड़ता है। तो सही आंसर क्या है हमारा, पुट अप, ठीक है ना। तो आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि हर अनप्लीजेंट सिचुएशन में हमें पीछे नहीं हटना है, उनको फेस भी करना है। तो यहाँ पे हमारा फेस वाला सही ऑप्शन है। द हाई प्राइस इज अ मेजर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट या बैरियर भी कहते हैं कुछ जगह पे, ठीक है ना। सिंपल इंग्लिश में बैरियर, जैसे कहते हैं ना पुलिस ने बैरियर लगा रखे हैं, तो इस तरीके से ये होता है बैरियर। तो जो हाई प्राइसेस हैं, ठीक है ना, तो जो लोग बहुत ही पोटेंशियल बायर्स जो है, यानी कि जो नॉर्मली जो लोग आमतौर पे खरीदारी करते रहते हैं, उनके लिए जो ये हाई प्राइसेस है वो एक बहुत ही बड़ी रुकावट है, ठीक है ना। तो हिंड्रेंस के साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है वो यूज होता है टू, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास टू वाला, क्योंकि ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है ना। एट का मतलब कहीं किसी जगह पर हैं, किसी जगह पे खड़े हैं, मान लो कि सड़क के कहीं खड़े हैं, ठीक है ना, कहीं रहते हैं। ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हिंड्रेंस के साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है वो टू होता है, ठीक है ना। ये जो तीन है हमारे ओवर, एट और ऑन, ये हिंड्रेंस के साथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What looked obvious dash in hindsight was not at all obvious at that time, यानी कि hindsight का मतलब कि जब हम पीछे देखते हैं, पीछे देखते हैं या पीछे देखना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम किसी चीज के बारे में पहले सोचते हैं कि यार वो उस टाइम पे इतनी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज हमें पता चलता है नहीं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ठीक है ना। कभी कभी कुछ चीजों के बारे में हम आगे आगे सोचते हैं कि नहीं उस टाइम पे हमने जिन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दी वो नहीं थी इतनी इंपॉर्टेंस उनकी। तो व्हाट लुक्स ऑब्वियस इन हिंडसाइट, ठीक है ना, ऑब्वियस के साथ इन यूज करते हैं, ये ऑब्वियस टू यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियस के साथ यहाँ पे टू नहीं आ रहा है, एट, फॉर और फ्रॉम प्रीपोजिशन नहीं बनते हैं ऑब्वियस के साथ। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो गया, इन वाला, यानी कि जो चीज जो हमें ऑब्वियस लगती थी पहले, ठीक है ना, वाज नॉट एट ऑल ऑब्वियस एट दैट टाइम, वो उस टाइम इतनी ऑब्वियस नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बीन विनिंग द इलेक्शन, ठीक है ना। ही हैज बीन यानी कि कंटिन्यूअसली वो काम हो रहा है, यानी कि वो ऐसा पर्सन है जो मतलब अपने जहां से भी खड़ा होता है इलेक्शन में वो रेगुलर जीतता आ रहा है। बट दिस टाइम हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन डैश, ही मे नॉट विन दिस इलेक्शन, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो क्या है वो देखेंगे हम ऑप्शंस में। ही मे नॉट विन दिस टाइम, इस बार वो हो सकता है ना जीते, ठीक है ना। हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द राइज, राइज यानी कि इंक्रीज होना, तो अगर इंक्रीज हो रही होगी तो इस बात का हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो नहीं जीते, ठीक है ना। वेन का मतलब होता है कि बहुत कम हो गई है, ठीक है ना, तो ये हो सकता है। असेंडेंस का मतलब वही होता है यानी कि छोटे से बड़ा,
तो बढ़ नहीं रही है, असेंडेंस नहीं होगा पहले से, तो ये छोटे से बड़ा होता है। अगर हम ये बात करते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ठीक है, ये बढ़ गई है, तो असेंडेड बोलते हैं, ये असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पहले तो ये बढ़ेगी नहीं, और बढ़ने के साथ भी यहाँ पे असेंडिंग असेंडेड होता, तो ये ऑप्शन गलत है। सेम यहाँ डिक्रीज का है, जैसे यहाँ वेन का मतलब भी कम होना है, डिक्रीज का मतलब भी कम होना है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इस बार कम हो गई है, तो डिक्रीज्ड होता सही, या डिक्रीजिंग होता, ठीक है ना। लेकिन इज ऑन द आ रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर इसके साथ आएगा वेन, ठीक, क्योंकि वेन के साथ हमारे पास सही ऑप्शन इज ऑन दी वेन आएगा। इज ऑन द डिक्रीज या इज ऑन द डिक्रीजिंग नहीं होगा, इज डिक्रीज या डिक्रीजिंग होता, ठीक है ना, वेन नहीं भी होता तो भी ये आंसर हमारा गलत बनता। तो इसका सही आंसर हमारे पास यहाँ पर वेन है, ठीक। वेन का मतलब कि बहुत कम हो चुकी है उसकी जो पॉपुलैरिटी है उस पर्टिकुलर पर्सन की। We never believed that he would resort to dash in order to achieve his end. He was regarded as an honest man. यहाँ पे achieve his end का मतलब है पर्टिकुलर कोई एम है, उसको अचीव करने का बात हो रही है, ओके। We never believed, हमने कभी ये नहीं माना था कि that he would resort to, वो मतलब कि अपना resort to यानी कि इस चीज को फॉलो करेगा, इस चीज का यूज करेगा, किस चीज का, सब्टरफ्यूज, लॉजिक, डिप्लोमेसी या कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक, कनिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कहते हैं ना कि फॉक्स बहुत कनिंग होती है, फॉक्स बहुत चालाक होती है, क्लेवर होती है। डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि जो मतलब रिलेशंस को मेंटेन करके चलने वाला। लॉजिक का मतलब कि प्रैक्टिकल रीजंस के बारे में बात करते हैं जब। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है चालाकी, ठीक है ना। चालाकी कहने का मतलब यहाँ पर कि गलत तरीके से जो इस्तेमाल किए जाते हैं ना, मतलब कि अगर हम इसको चालाकी की जगह हम सही बिल्कुल एकदम लंबे वर्ड पे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, जालसाजी, okay, we never believed that he would resort to dash in order to achieve his ends. He was regarded as an honest man. हमने नहीं सोचा था कि कभी वो इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है अपने एम को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। He was regarded, उसे एक बहुत ही ईमानदार इंसान समझा जाता था। तो जब ईमानदार इंसान समझा जाता था, ठीक है ना, लेकिन उसने अपने उनको किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया, उसने जालसाजी का इस्तेमाल किया है अपने एंड्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। इसके बारे में हम बिलीव नहीं कर सकते कि हम कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ऑनेस्ट समझा जाता है, लेकिन उसने गलत तरीकों का इस्तेमाल करा अपने एम को पाने के लिए, ठीक है ना। तो इस बात पे हमें यकीन नहीं हो रहा है, इस तरीके से ये सेंटेंस का मतलब बनना है। तो इसका आंसर सही क्या है, सब्टरफ्यूज, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो गया इसका ए वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी सेंटेंसेस गिवन बिलो देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द पार्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पार्ट। हमें इनकरेक्ट पार्ट बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पार्ट, ठीक है। नेवर आई हैव एवर लिसन्ड सच ब्यूटीफुल म्यूजिक, द पीस वी हर्ड ऑन द रेडियो लास्ट नाइट, एज द पीस है टू सच, ठीक है ना। अब देखिए हम सारे सेंटेंस को पढ़ते हैं। नेवर आई हैव लिसन्ड, ठीक है, इसमें हमारे पास नेवर आ गया, नेवर के बाद नेवर हैव आई एवर आता है, ठीक है। नेवर के बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये मतलब ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन अगर ये हम इनकरेक्ट बताना है तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, पहले हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लें। टू सच ब्यूटीफुल म्यूजिक, ठीक है ना, ब्यूटीफुल म्यूजिक के बारे में बात करें, उस म्यूजिक के लिए, ठीक है, ये सही हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी इससे पहले हमें सब्जेक्ट नहीं पता। एज द पीस वी हर्ड ऑन द रेडियो, ठीक है ना, वो म्यूजिक पीस जो हमने रेडियो पे सुना, या लास्ट नाइट। तो ये तीनों जो हमारे ऑप्शन हैं ये सही हैं, ठीक है। ये वाला जो है इसमें आई हैव आता, आई हैव नेवर लिसन, आई हैव नेवर लिसन्ड, ठीक है, टू सच ब्यूटीफुल म्यूजिक पीस, म्यूजिक एज द पीस वी हर्ड ऑन द रेडियो लास्ट नाइट, ठीक है ना। हमने इतना म्यूजिक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने कभी इतना अच्छा म्यूजिक नहीं सुना था जैसा कि मैंने म्यूजिक जो है वो रात को रेडियो पर सुना। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है ए वाला पार्ट। इसमें हमारा एरर है, ठीक है ना, आई हैव नेवर आएगा, यानी कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा, ठीक है। तो इस वाले में फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा इसका आंसर है, ठीक, सही। आई हैव वर्कड, ठीक है ना, सिंपली यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और मेन वर्ब आ रहा है। आई हैव वर्कड यानी प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा है। इन दिस ऑफिस फॉर 6 years, मैंने इस ऑफिस में 6 साल काम किया है। बट आई नाउ वर्क इन अ डिफरेंट ऑफिस, इन अ डिफरेंट ऑफिस भी सही है, बट आई नाउ वर्क आ रहा है, बट के साथ हमारे पास नाउ आएगा, ठीक है ना। आई नाउ वर्क नहीं आएगा, या तो हम ये सकते हैं बट आई वर्क इन अ डिफरेंट ऑफिस नाउ, ठीक है ना।
तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है, ये हमारा गलत है, क्योंकि बट के बाद डायरेक्टली अगर आई आ रहा है तो नाउ नहीं आएगा। नाउ या तो इससे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले, या बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ठीक, तो ये हमारा जो सेंटेंस है गलत है, लेकिन हमारा सही आंसर क्या है, ये। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा, हमसे कहा गया था कि 10, 11, 12 जो 3 क्वेश्चन है इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमने 11th वाले में जो इनकरेक्ट पार्ट है वो ये है, इसमें हमारा एरर है। He would not have written this letter if he would not have heard the news। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कंडीशनल सेंटेंस का जो रूल होता है उसके हिसाब से बन रहा है, जिसमें हमारा if के साथ हम लगाते हैं अगर ऐसा है, यानी if subject had verb की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट वुड हैव की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो इफ ही वुड नॉट हैव, अगर हम देख रहे हैं इफ के साथ सब्जेक्ट आ रहा है लेकिन हेड की वर्ब, हर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, फिर हमारा हेड की वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ये हर्ड द न्यूज जो है ये ऑब्जेक्ट है, ओके, इस वाले पार्ट के लिए, इफ वाले पार्ट के लिए। ठीक है ना, इफ ही वुड नॉट हैव यहां तक आ गए। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है हर्ड द न्यूज, ये वाला पूरा पोर्शन ये है। ओके, अब हम देखते हैं ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर। ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर, अगर ये पॉजिटिव है तो ये होगा, अगर नेगेटिव होगा तो वुड नॉट लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इफ ही हैड नॉट भी हो सकता है अगर नेगेटिव होता तो। ठीक, अगर हम कंडीशनल सेंटेंस का रूल देखें तो ही वुड नॉट हैव वाला जो ये वाला जो पोर्शन है ये सही हमारा अप्लाई हो रहा है। ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ही इफ ही हैड आएगा। ठीक है, he would not have, या if he had not कह सकते हैं, if he had not heard the news he would not have written this letter। अगर उसने ये न्यूज नहीं सुनी होती, ठीक है ना, तो फिर वो ये लेटर नहीं लिखता। इसका मतलब ये हो गया। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब कि ये वाली चीज अगर मैं पहले लिख दूंगा तो यहाँ कॉमा लग जाएगा। ठीक है ना, he would not have written this letter, उसने ये लेटर नहीं लिखा होता अगर, if का मतलब, ठीक है ना, यानी कि एक कंडीशन बता रहा है कि if अगर उसको ये न्यूज नहीं मिली होती है, उसने ये न्यूज नहीं सुनी होती, तो इसमें हमारा जो एरर आ रहा है वो इस वाले पार्ट में आ रहा है, सी वाला पार्ट इसका सही आंसर है। ठीक, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में दे रखा होगा। ठीक है ना, हमें उसको चेंज करना है। ठीक, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट में हमारे सारे जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, कॉमा वगैरह सब होता है उसमें। व्हाट अ रिलीफ टू नो दैट द गर्ल हैज पास्ड। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ लिखा हुआ भी है आई एक्सक्लेम्ड। ठीक है, नाउ शी कैन गेट अ जॉब। ठीक है, अब यहां पर जब एक्सक्लेम्ड की बात कर रहा है तो सब जगह एक्सक्लेम्ड आएगा हमारे पास। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास लगा रखे हैं, यानी कि ये डायरेक्ट में हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, अब आई एक्सक्लेम्ड है ये, तो सब में आई एक्सक्लेम्ड आएगा, ये आ गया, सब में आई एक्सक्लेम्ड। ठीक है, और बहुत ही खुशी की बात है, व्हाट अ रिलीफ, कितनी सुख की बात है या कितने सुकून की बात है, तो यानी खुशी होनी चाहिए, तो सब जगह जॉय हो रहा है। ठीक है, व्हाट अ रिलीफ टू नो दैट द गर्ल हैज पास्ड, जब ये हैज पास्ड हो गया है, यानी कि ये जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो डायरेक्ट के जब इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पर ये हैज पास्ड की जगह अब ये हैड पास्ड होगा। ठीक है, दैट इट वाज अ रिलीफ, इट इज अ ग्रेट रिलीफ। ठीक है, तो इट वाज अ रिलीफ, ग्रेट रिलीफ, इट वाज अ ग्रेट रिलीफ सब जगह हमारे पास आ रहा है। ठीक है ना, पहले जो तो ये इट इज आ रहा है और ये प्रेजेंट में है, मैंने बताया प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होगा, तो इज वाला जो हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इट वाज सब पास्ट में है। ठीक है, मैंने बताया यहाँ हैज पास्ट है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट हैज पास्ट हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में जब जाएंगे तो ये हैड पास्ट हो जाएगा। अब हम हैड पास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, टू नो दैट द गर्ल हैड पास्ड एंड देन, ठीक है ना, टू नो दैट द गर्ल हैड पास्ड। ठीक है, टू नो दैट द गर्ल हैड पास्ड, यहाँ हैड पास्ड सब में आ रहा है। ठीक है ना, तो अब ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, जो इतना सेंटेंस था वो हमारे पास सही फॉलो कर रहा है इन तीनों ऑप्शन में, फर्स्ट, थर्ड और इस वाले में, फोर्थ वाले में। नाउ शी कैन गेट अ जॉब। ठीक है ना, अगेन हम प्रेजेंट में कह रहे हैं, अब पास्ट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब कैन के साथ हमारे पास पास्ट आएगा। कैन पर्टिकुलरली जब हम कुड वर्ड यूज करते हैं तो किसी काम को करने की एबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, तो या तो यहाँ कुड होगा या हमारे साथ वुड होगा, ऐसा काम होगा। ठीक है ना, तो हेड पास्ट तक तो हमारा सब क्लियर तो नहीं है, यहां तक सही सब फॉलो कर रहा है। एंड देन शी वुड गेट अ जॉब। ठीक है, एंड नाउ शी वुड गेट अ जॉब एंड देन शी विल गेट अ जॉब। अब ये फ्यूचर में आ गया। ठीक है, फ्यूचर में तो जाएगा नहीं, मैंने बताया था अभी फ्यूचर में ही जाएगा, हमारे पास में ही रहेगा। जब पास में रहेगा तो एंड नाउ शी वुड गेट अ जॉब एंड देन शी वुड गेट अ जॉब।
ठीक है ना। जो नाउ होता है वो डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट में जाता है तो देन में चेंज हो जाता है, तो देन हमारा जो है वो इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नाउ आ रहा है, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का सही जो ऑप्शन है वो हमारा ए वाला पार्ट है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हम सिखाएंगे तो हम सारे रूल्स, ठीक है ना, और कौन सा वर्ड जैसे कि किस वर्ड में चेंज होता है, ठीक है ना, तो उन सब वर्ड्स के बारे में कैसे चेंज किए जाते हैं, कौन से टेंस किस टेंस में चेंज किए जाते हैं, वो सब समझाया जाएगा। द ट्रेवलर यानी कि कोई ट्रेवल करने वाला है बंदा, उसने इंक्वायरी करी है यानी पूछा है ऑफ द फार्मर इफ ही कुड, ठीक है ना, फार्मर से पूछा है इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन यानी कि होटल या कि प्लेस ऑफ स्टे, रुकने के लिए जो होता है, ठीक है। तो द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर, ट्रेवलर सेड टू द फार्मर, ट्रेवलर सेड, सब जगह आएगा। इंक्वायरी करी यानी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो सब जगह लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी मिल रहा है, ठीक है। इफ ही कुड है यानी कि पास्ट में है, यानी कि उसने प्रेजेंट में पूछा होगा, हमने इसको पास्ट में चेंज करके इनडायरेक्ट करके बताया है, ठीक है। वेयर इज द नियरेस्ट इन, ठीक है ना, अब ये इफ ही कुड कह रहा है, ठीक है ना, टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट हिम, नियरेस्ट इन, विच इज द वे टू द नियरेस्ट, कैन यू टेल मी द वे, कैन यू टेल मी वेयर इज द नियरेस्ट इन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इफ ही कुड को हम चेंज करेंगे तो ही तो ऐसे ही रहेगा, कुड का कैन होगा, तो कहां कहां कैन आ रहा है, इन दोनों में कैन नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इफ ही कुड, ही कौन है अब फार्मर, तो कैन यू, अब ये जो भी ट्रेवलर है उसने फार्मर से पूछा, जैसे मान लेते हैं अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में कोई गांव पड़ेगा और मैं किसी किसान से पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा, कैन यू टेल मी द वे, ओके, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे कैन यू टेल मी द वे, कैन यू टेल मी वेयर इज नियरेस्ट इन, ठीक है ना, टू द नियरेस्ट इन। अभी यहाँ पे जब वे आ रहा है तो वे यहाँ पर भी आना चाहिए हमारे पास इनडायरेक्ट में, लेकिन इस वाले में नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये वाला ऑप्शन हमारा सी वाला जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, जैसे ही को टेल हिम द वे, ठीक है ना, क्या वो किसी, ये ट्रेवलर है उसने फार्मर से पूछा कि क्या वो उसको सबसे करीबी प्लेस ऑफ स्टे करने का रास्ता बता सकता है, तो जो ट्रेवलर होगा उसने एक्चुअल में किस तरीके से पूछा होगा कि क्या तुम मुझे सबसे करीबी जो नियरेस्ट इन है उसका रास्ता बता सकते हो, तो कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। माय सिस्टर सेड टू मी आई सेंट यू द बुक, ओके, सेड ये इन्वर्टेड कॉमा वगैरह आ रहे हैं तो ये डायरेक्ट है, आई सेंट है, ठीक है ना, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट हमारा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ओके। माय सिस्टर टोल्ड मी, माय सिस्टर टोल्ड मी, टोल्ड मी, सेड टू जो होता है वो डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो टोल्ड में चेंज होता है, ओके, तो ये टोल्ड मी हो रहा है। यहां तक सब हमारे सही बन रहे हैं इस पॉइंट तक। अब जब ये हमारे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो उसी जगह दैट लगता है, ठीक है, तो दैट यहां लग रहा है, इफ शी आ रहा है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, ये कटेगा। इफ कब आता है, इफ जब आता है जब कोई सवाल किया जाता है, इफ शी हैड सेंट, क्या उसने भेज दी, ठीक है ना, जब पूछते हैं इस बारे में, दैट आ गया, ठीक है। सिंपल पास्ट से हमारा, ठीक है, दैट शी सेंट मी द बुक, ये शी सेंट आ रहा है, सिंपल पास्ट आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें पास्ट परफेक्ट में जाना है, पास्ट परफेक्ट में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हैज आ गया, ये प्रेजेंट में आ गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो फॉलो कर रहा है बिल्कुल पूरे तरीके से, शी हैड सेंट मी द बुक, ठीक है ना, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि उसने मेरे लिए किताब भेज दी थी, ओके, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही आंसर है। चूज अ वर्ड, हमें वर्ड चूज करना है विच इज नियरेस्ट इन दी मीनिंग, ठीक है ना। नियरेस्ट इन दी मीनिंग का मतलब अभी समझिए, जब नियरेस्ट इन दी मीनिंग है यानी कि हमें सेम मीनिंग, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग टाइप या सिनोनिम बताना है, ठीक है ना। एक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्यूज का मतलब होता है किसी चीज की कंफर्मिटी देना, यानी किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है ना, किसी चीज को परमिशन दे देना, ठीक है ना, तो एक्यूज का मतलब ये होता है। अपोज का मतलब किसी चीज के खिलाफ अपोज करना, अगर एंटोनिम पूछता तो हम अपोज कर सकते थे। हैम्पर यानी कि किसी को कहते हैं ना कि थोड़ा सा संभालना, मुश्किल में संभालना, उसे हैम्पर कहते हैं। कंसेंट मैंने बताया कि किसी चीज को परमिशन दे देना, कंसेंट यानी कि रजामंदी देना अपनी, तो एक्यूज का मतलब क्या हो गया, कंसेंट। और टू नो समवन, किसी को जानना, तो एक्यूज का सही आंसर क्या हो गया हमारे पास, कंसेंट, ठीक है। लेसिट्यूड, लेसिट्यूड का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर इस तरीके का शख्स जिसमें के एनर्जी की कमी है, ठीक, एनर्जी यानी कि एंथुसियास्टिक नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, तो लेसिट्यूड जो वर्ड है इसका जो मतलब है वो स्लगिशनेस होता है, ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा जो लेजी टाइप के लोग होते हैं उनके लिए वर्ड होता है। स्टैग्नेशन का मतलब होता है किसी चीज को ठहरा के रखना, जैसे पानी कहते हैं ना, स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, आपने सुना होगा इंग्लिश में कि स्टैग्नेंट वाटर जो होता है उसमें मलेरिया के मच्छर जो होते हैं वो पैदा होते हैं। तो स्टैग्नेंट यानी कि जो बिल्कुल ठहराव में है, कोई चीज अपनी एक फिक्स पोजीशन में रुकी हुई है। जनरोसिटी का मतलब किसी के साथ जनरस बिहेवियर करना, एक अच्छा डिसेंट बिहेवियर करना, ठीक है ना। डेलिकेसी का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना,
ये कोई एक ऐसी चीज जो कहते हैं ना कि किसी की ये दुखती रग है या कमजोर कड़ी है, तो डेलिकेसी का मतलब ये होता है। तो लेसीट्यूड जो है हमारा, इसका मतलब हो गया हमारे पास स्लगिशनेस यानी कि लैक ऑफ एनर्जी या एंथुसियाज्म यानी कि जोश की कमी, ठीक है ना, लैक ऑफ एंथुसियाज्म हो सकता है। तो ये इसका सही आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि जैसे आप किसी ने आप पर इल्जाम लगाया, आपने अपने आप को निर्दोष बताया, ठीक है ना, तो निर्दोष बताया जो आपने, वो आपने क्या करा, अपने आप को रिफ्यूट किया है। किसी ने आपके ऊपर एक्यूज किया है, किसी ने आपको ब्लेम किया है, आपने उसका अपोजिट रिफ्यूट किया है, ठीक है ना। तो रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? वॉइड यानी कि जिस चीज को हम नल एंड वॉइड घोषित कर देते हैं, अमान्य घोषित कर देते हैं कि ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज गलत तरीके से हुई है, इस चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कभी कोई इलेक्शन होता है और इलेक्शन में किसी भी जो मेंबर जीता है हमारा, ठीक है ना, जो भी पार्टी में मेंबर जीता है, उसने कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो जो मेंबर खा रहे हैं उन्होंने केस कर दिया, केस करके जो कोर्ट वगैरह उसने कह दिया भैया आपका जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है, यानी अमान्य घोषित किया जाता है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब दोबारा से इलेक्शन होगा। तो जो इलेक्शन पहले हो चुका वो अब बेकार खारिज कर दिया गया है। तो वॉइड का मतलब ये होता है। फ्रस्ट्रेट का मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाना होता है, ठीक है। डिसप्रूव का मतलब ये अप्रूव का अपोजिट है, ठीक है ना, ध्यान रखना, अप्रूव, ठीक है ना, अपोजिट है ये, ठीक है ना। तो डिसप्रूव क्या हो गया, यानी अप्रूव का अपोजिट। अप्रूव यानी कि एक्सेप्ट करना उस चीज को, लेकिन रिफ्यूट इसमें मैंने बताया आपको कि अगर किसी ने आपको एक्यूज किया है, ब्लेम, कोई आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया है, तो इस इल्जाम के प्रति आप अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हैं, तो रिफ्यूट का सही मीनिंग हो गया होगा हमारे पास डिसप्रूव। हमें यहाँ पे सिनोनिम बताने ध्यान रखना। हिंडर का मतलब रुकावट, जैसे हमने हिंड्रेंस देखा था बैरियर, तो ये हिंडर का मतलब क्या हो गया, रुकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीयूड का मतलब होता है जो बहुत चालाक होता है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। श्रीयूड ये कनिंग, क्लेवर, वो चीज हो गई, ठीक है। नाइव का मतलब होता है जो बहुत ही नौसिखिया कहते हैं, नौसिखिया, ठीक है, नौसिखियापन जिसे कहते हैं नाइविटी। क्लेवर जैसे मैंने बताया, श्रीयूड का मतलब क्लेवर होता है जो बहुत कनिंग होता है, यानी कि चालाक होता है। रॉ का मतलब कच्चा होता है, रॉ, जैसे रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल यानी कच्चा होता है। कुछ लोग नेचर से रॉ होते हैं, यानी कि बहुत ही कच्चे नेचर के होते हैं, यानी कि उनको बात, वो अपनी मतलब ऐसी तरीके से बात करते हैं कि हर किसी को उनकी हमसे बात करना पसंद नहीं है। वो जवाब इस तरीके के देते हैं कि लोग आदमी उनसे सवाल भी नहीं करते हैं किसी चीज के। वो कहीं जाते हैं तो लोग इजीली उनके साथ हॉस्पिटैलिटी जैसा बिहेवियर नहीं करते हैं। यूथफुल यानी कि एक यंग स्टेज में जब कोई चीज होती है उसे यूथफुल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमारी कुछ हिमालयन रिवर्स हैं, जब वो हिमालय से नीचे आती हैं तो वो अपने यूथफुल स्टेज में होती हैं, जब वो बहुत तेज बह रही होती हैं, ठीक है ना, तो उनको कहते हैं यूथफुल, यानी कि यंग स्टेज। जब नदी नई नई निकलती है तो उस एरिया में उसे यूथफुल स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम यहां पे देखिए, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच गिव्स द अपोजिट मीनिंग। हमें यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है ना, अपोजिट मीनिंग बताना है, मतलब कि हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है। अभी तक हमने सेम मीनिंग बताया, अब हमें एंटोनिम बताना है। मोरोज का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, यानी कि कोई ऐसा शख्स, ऐसा पर्सन जो बहुत ही जल्दी चिढ़ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है। हल्का सा मजाक करो उसे तो फिर वो गुस्से में लड़ाई भी करने लगेगा, चिढ़ने लगेगा आपसे, फिर बदतमीजी भी करेगा, तो वो उस ऐसे पर्सन को मोरोज कहते हैं। हार्मलेस यानी कि जो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है ना, जो नुकसान ना करे, ठीक है ना। डिसेंट का मतलब जो बहुत ही सामान्य और अच्छे नेचर का पर्सन होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं, ठीक। चीयरफुल का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा हंसमुख होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोरोज का मतलब जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, जरा सी बात पे चिढ़ जाता है, तो उसका अपोजिट एंटोनिम हमारे पास चीयरफुल होगा, जो बहुत ही हंसमुख होगा, हर टाइम पे हंसी मजाक वाली बातें करता है, अच्छे से मिलता है, अच्छे से बात करता है। अनयूजुअल जो कि आमतौर पर नहीं होता है, जो काम आमतौर पर ना होना, जैसे कहते हैं ना यूजुअली, आमतौर पर इस तरीके से ही होता है, लेकिन अनयूजुअल यानी कि जो चीज आमतौर पर नहीं होती है उसे अनयूजुअल कहते हैं। ये किमेरिकल जो पढ़ते हैं, किमेरिकल का मतलब ये होता है जब हम कुछ इमेजिनेटिव चीजों की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ कार्टून्स होते हैं हमारे, उस कार्टून में बात करते हैं, वैसे उस कार्टून में कोई जैसे पोकेमॉन, कैसे बताऊं, पुरानी चीज हो गई, कार्टून की बात करते हैं, कार्टून में हम इमेजिनेशन बनाते हैं, भाई कोई जानवर इस तरीके का बना दिया हमने, या कुछ कार्टून मूवीज बन गई हैं, ठीक है ना, बहुत सारी जो मतलब इस तरह की मूवीज आती हैं जिसमें बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव चीजें दिखाते हैं, ठीक है ना, जो कि रियलिस्टिक अभी फिलहाल में कुछ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस तरीके की चीजें,
तो उन चीजों को कहते हैं हम कीमेरिकल। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? इकोनॉमिकल यानी कि जो बहुत ही किफायती होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमिकल कोई एक पर्सन होता है जो बहुत ही ज्यादा किफायती होता है। किफायती हम उसको कुछ लोग कंजूस भी कहते हैं, क्यों, वो आप लोगों की मर्जी है। यानी कि जो भी वो खर्च करता है चीजों को या अपने पैसों को जहां भी खर्च करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, ओके, उसे कहते हैं हम इकोनॉमिकल। रियलिस्टिक, ठीक है, कीमेरिकल का अपोजिट हो गया, यानी कि ये जो था ये था इमेजिनेटिव, ज्यादा हमने इमेजिनेशन के साथ कोई चीज बनाई थी, ठीक है ना। जैसे कि हम पिक्चर बना रहे हैं कोई, ठीक है ना, तो उसमें हमने कोई जानवर ऐसा बनाया जो बहुत ही खतरनाक, जैसे मूवीज आती हैं, स्पेशली हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, जैसे एक अवतार करके पिक्चर आई थी, उसमें एक अलग दुनिया दिखाई थी, ये वो तो इमेजिनेशन है, ठीक है ना। तो वो कीमेरिकल हो सकता है। उसका अपोजिट हो गया हमारे पास रियलिस्टिक, ये एंटोनिम हो गया कीमेरिकल का। अननेचुरल, ठीक है ना, जो कि नेचुरल नहीं है, यानी कि जो कि नेचुरली जो चीज नहीं होती है वो हमारे पास हो गया अननेचुरल, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी तरीके का कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसकी वजह से किसी एरिया में भूकंप आ गया, तो वो भूकंप जो है वो हमने जो लेकर आए हैं वो अननेचुरल है, ठीक है ना। नेचुरली अगर वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आ रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन बहुत जगहों पे अब ऐसा होने लगा है कि हम अननेचुरली होने लगी हैं वो चीजें। वंडरफुल कोई चीज बहुत ही ज्यादा शानदार होती है, ठीक है ना, कहते हैं ना उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत शानदार है, वो वंडरफुल है, ठीक। तो कीमेरिकल का अपोजिट हो गया हमारे पास रियलिस्टिक। लेकैडाइसिकल, लेकैडाइसिकल का मतलब जो होता है वो होता है लेजी, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा आलसी किस्म का जो बंदा होता है वो होता है लेजी, या उसे हम लेकैडाइसिकल भी कहते हैं। तो बाकी हमारे ऑप्शन में देखिए, इंटेलिजेंट का मतलब आप जानते हैं बहुत समझदार, समझदार, होशियार, जो भी कह लें आप लोग, ठीक है ना। डल का मतलब बहुत ही ज्यादा मुरझाया हुआ, जैसे किस तरीके से कहते हैं, ठीक है ना, कि बहुत ही ज्यादा डल फील करता है कभी कभी आदमी, या बहुत जो चीज पहले अपनी जो इनिशियल या स्टार्टिंग स्टेज जो होती है उससे उसका लेवल नीचे आ जाता है। जब पेंट डल हो गया, यानी पेंट जब नया हुआ था तब अच्छा था, अब वो डल हो गया, ठीक है ना। कोई जब पर्सन सुबह सुबह उठा था तो बहुत एनर्जेटिक था, लेकिन दोपहर शाम तक होते थे वो बहुत डल हो गया, यानी कि उसके अंदर एनर्जी बहुत उसकी वेस्ट हो चुकी है या यूज हो चुकी है, तो अब वो बहुत डल फील कर रहा है, तो बहुत डल उसका फेस बनना है, ठीक है ना। हम जब काम करते हैं थक जाते हैं तब भी हम डल हो जाते हैं, ठीक है। एपैथेटिक का मतलब ये होता है जो सिंपैथी का अपोजिट है, अपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी कि किसी के प्रति एक अच्छी या एक केयर की भावना रखना, किसी के प्रति एक मतलब चिंता करना किसी की। एपैथेटिक यानी जिसको किसी की चिंता नहीं है। लेकैडाइसिकल तो अलग हो गया, हाँ। अब लाइवली, तो लाइवली जो है हमारा यानी कि जो कि जिंदा दिल है, ठीक है ना। जैसे जवान पिक्चर देखिए ना, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, तो वो यही है, ठीक है ना। तो लाइवली जो आदमी जिंदा दिली के साथ जो जी रहा है, तो लेजी वो है जो बिल्कुल आलसी है, तो उसका अपोजिट हमारे पास हो गया यहाँ पे लाइवली, ओके। डायनामिक, ठीक है ना, डायनामिक से हम समझते हैं, डायनामिक एक ऐसी चीज होती है जो रेगुलर चेंज होती रहती है, ठीक है ना। जैसे कि हम अगर आज ये पढ़ रहे हैं वो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। हो सकता है आने वाले 10-15 सालों में जब हम ये सवाल करें तो कोई और हो नाम, उसके आने वाले 10-15 सालों में कोई सवाल करें तो कोई और नाम हो, ठीक है ना। अब जैसे कहते हैं कि हु इज द वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो आज कोई और है, ठीक है ना। आने वाले 10-15 सालों में बात करेंगे तब कोई और होगा। तो ये डायनामिक चीजें हैं जो चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये बात करें, ठीक है ना, कि व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, इंडिया को आजादी कब मिली, तो हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947। हम ये आज पूछे तब भी यही जवाब है, 10 साल बाद पूछेंगे तब भी यही जवाब है, 20 साल बाद पूछेंगे तब भी यही जवाब रहेगा। तो ये स्टैटिक होता है, यानी कि इसका अपोजिट। तो डायनामिक का अपोजिट क्या हो गया? स्टैटिक हो गया, ठीक है। वियर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। वियर्ड कोई चीज हमें देखने में बड़ी अजीब लग रही होती है, ठीक है ना, कि ये क्या अजीब सी चीज है, तो वो वियर्ड वर्ड यूज करते हैं। स्ट्रेंज यानी कि अजनबी टाइप जो चीज होती है, वो भी वही चीज हो गई जो बहुत अजीब लग रही है, कोई चीज हमें अजनबी है। स्टाउट का मतलब होता है कोई फैट, पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए वर्ड यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कोई मोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब फैट वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, फैट मोटे को ही कहते हैं। स्टाउट कब यूज करते हैं? जब हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि किसी को कोई पहले कपड़े आते थे लेकिन अब वो थोड़ा ज्यादा खा पी लिया है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं यार अब इस कपड़ों के साथ तुम स्टाउट हो गए हो, यानी कि थोड़े मोटे हो गए हो। तो स्टाउट का मतलब वो वाली चीज होती है। तो डायनामिक का हमारे पास जो एंटोनिम वर्ड बनेगा वो स्टैटिक बनेगा, यानी अपोजिट इन मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। हमारे पास अब जो है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी इडियम है, हमें इस इडियम का सही मीनिंग बताना है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ठीक है ना। अगर इस चीज को आप पढ़ें तो मेरे ख्याल से इजीली समझ सकते हैं कि बिटवीन द डेविल और डीप सी, यानी कि एक तरफ हमारे पास है डेविल यानी कि शैतान, और दूसरी तरफ है हमारे पास डीप सी, ठीक है ना, बहुत ही गहरी नदी, ठीक है ना। आप बीच में खड़े हैं, इधर शैतान है, इधर नदी है, इधर जाएंगे तो शैतान मारेगा, इधर जाएंगे तो पानी डूब के मरेंगे, यानी कि हम दो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, वही वाली चीज है ये।
तो यहाँ पर हमारे पास इसका सही आंसर क्या हो सकता है, टू चूज करेक्टली, ठीक है ना, सही से चूज करना, टू बी इन अ टेम्पर, ठीक है ना, किसी परेशानी में होना, अभी समझना, टू बी इन अ डिलेमा, किन्हीं दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शंस, ठीक है, टू लिव डेंजरसली, बहुत ही खतरनाक तरीके से जिंदगी गुजारना, ठीक है ना, जो ट्राइबल टाइप या जो लोग मिलिटेंट टाइप जो जिंदगी गुजारते हैं इस तरीके से आप समझ लेना, ठीक है ना, डेंजरसली का मतलब वो हो गया जो खतरनाक तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए सही से चूज करना इसका आंसर नहीं है, टू बी इन अ टेम्पर सिर्फ परेशानी में होना या बिल्कुल ऐसे है ना, ये जब आप बहुत गुस्से में रहते हैं, गुस्से में रहने का मतलब कि एक ऐसी परेशानी सिचुएशन में है कि ज्यादा कुछ आपसे कुछ कहता है तो आपका टेम्पर जल्दी लूज हो जाता है। टू बी इन अ डिलेमा, ये जो मैंने बताया कंफ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर खाई है और इधर डेविल है, शैतान है, इधर नदी है, तो एक रास्ता हमें चूज करना है, तो हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा टू बी इन अ डिलेमा, ठीक है। डिलेमा हमेशा ध्यान रखना, दो या दो से ज्यादा ऑप्शन में जब आप कंफ्यूज होते हैं तब हम उसके लिए डिलेमा वर्ड यूज करते हैं। अगर हम कुछ सोच रहे होते हैं तो हम उसके लिए, या हम किसी चीज पर्टिकुलर एक चीज के लिए कंफ्यूज होते हैं तो हम कंफ्यूजन ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू बेल द कैट, ठीक है ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब हमने बचपन में सुनते आ रहे हैं, बिल्ली के गले में घंटी, बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत ही मुश्किल का काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है ना, तो यानी कि एक रिस्क का काम है, ठीक। टू टेक लीड इन अ डेंजर, किसी परेशानी में लीड करना, यानी लीडर की तरह काम करना, लीड करना, ठीक है ना, जब आपको मालूम है कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी है, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, आप जानते हैं कि अगर आप आगे सब में लीड करते हुए जाएंगे तो लाठीचार्ज भी हो सकता है, पुलिस उधर से आंसू गैस के गोले भी शुरू कर सकती है, तो ये आपको मालूम है ये खतरा है, लेकिन फिर भी आप लीड करते हैं। टू टाई अ बेल्ट टू द कैट्स नेक, ठीक है ना, मतलब कि लिटरली एक्चुअल में ही इसका मतलब यही है कि किसी बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, मैं जाके कि घंटी लूंगा, मैं बिल्ली के गले में जाके बांध दूंगा, ठीक। टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, ठीक है ना, एनिमी से अलर्ट रहना, ठीक है ना, हम अलर्ट बैठे हैं कि हाँ हम सामने से कोई दुश्मन आ सकता है, इसका मतलब क्या है, टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी। टू मेक नॉइज, शोर करना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रिस्क का काम होता है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इसका आंसर क्या हो गया, टू टेक लीड इन अ डेंजर, यानी कि लीड करना, ठीक है ना, पूरी टीम को एक परेशानी की सिचुएशन में। एट वंस विट्स एंड, ठीक ना, एट वंस विट्स एंड का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एकदम ऐसी सिचुएशन में है जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे पास कि जब दो परेशानियां एक साथ आ गई, ठीक है ना, कि हमें वहां भी जाना है और हमें दूसरी तरफ भी जाना है, तब वो जो चीज होती है तब उसको कहते हैं एट वन विट्स एंड। विट्स एंड यानी कि बिल्कुल अपने एड़ियों पे भागने के लिए, इधर भागें या इधर भागें, ठीक है ना, तो वो होता है एट वंस विट्स एंड। तो इसके लिए क्या होगा, टू बी वेरी विटी। विटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि ज्यादातर एक ऐसा बंदा जो कुछ वर्ड्स के साथ कभी कभी हंसी मजाक वाले चीजों के बारे में बात करता है, जैसे कोई वर्ड है, ठीक है ना, उसके दो मतलब निकलते हैं, हमने उससे जो बात करी उसे मालूम है हमने किस मतलब में बात करी, लेकिन वो उसकी सेकंड मीनिंग निकालता है, जैसे कुछ वर्ड से होता है डबल मीनिंग टाइप का, वो इस तरीके से बात करते हैं, तो वो होता है टू बी वेरी विटी। तो ऐसा जो पर्सन होता है उसे विटी कहते हैं। टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज, जैसे मैंने बताया अभी, कंफ्यूज रहते हैं बिल्कुल। टू कंफ्यूज अदर्स, दूसरे को कंफ्यूज कर देना, ठीक है ना। टू अनॉय अदर्स, किसी को दूसरों को परेशान करना। तो एट वन विट्स एंड, वंस का मतलब हमेशा अपने लिए बात होती है, सेल्फ के लिए, टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट अ हम्बल पाई यानी कि बहुत ही आसानी से आप चुपचाप खा लीजिए, ठीक है ना। जब आपसे कहता है, कहते हैं भैया ये रखा है आप चुपचाप खा लीजिए, तो आप उसे उठा के चुपचाप खा लेते हैं जो भी चीज रखी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अपनी हार को स्वीकार करने ला, जो मैंने कहा या किसी ने कहा तो वो काम चुपचाप कर लिया गया। तो टू ईट चीप फूड, सस्ता खाना खाना। टू ईट स्लोली, आराम से खाना। टू अपोलोजाइज, माफी मांग लिया। और अपनी ह्यूमिलिएशन, ठीक है ना, ह्यूमिलिएशन का मतलब ये होता है कि आदमी अपने आप में थोड़ा नीचा फील करता है, तो जब हम हार जाते हैं तभी इस तरीके से होता है थोड़ा, तो वो उसे कहते हैं ह्यूमिलिएशन, ठीक है ना। टू डिफाई अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी को मना कर देना, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया टू ईट अ हम्बल पाई यानी कि अपनी गलती मान या अपनी हार मान करके उस चीज को स्वीकार कर लेना। तो हमने माफी मांगी और अपनी हार को स्वीकार किया, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो सही आंसर है। चूज द करेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें इनकरेक्ट वर्ड बताना है, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डिपेंडेंस, किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना, निर्भर रहते हैं किसी के ऊपर, इसका मतलब हो गया क्या, डिपेंडेंस। रूडिमेंट का मतलब होता है कोई चीज बेसिक होती है, बहुत ही आम सी चीज है। ऑगमेंटेशन, किसी चीज को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य,
ठीक है, यानी कि एलिजिबल अगर हम बोल रहे हैं तो योग्य, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि एलिजिबिलिटी क्या है किसी काम को करने की, तो वो होता है, ठीक है, योग्यता या योग्य। एलिजिबिलिटी योग्यता होता है, एलिजिबल यानी योग्य, ठीक है ना। तो इसमें जो हम देखेंगे तो ये स्पेलिंग हमारी सही है, रूडिमेंट भी सही है, ऑगमेंटेशन भी सही है। एलिजिबल में 2 एल नहीं आते हैं, सिंगल एल आता है, तो इसका सही आंसर है एलिजिबल। आपने जब बहुत जगहों पे फॉर्म में भरा होगा या कहीं ना कहीं लिखा देखा होगा तो एलिजिबल होता है, तो इसका सही आंसर है एलिजिबल, क्योंकि एलिजिबल यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। सुपरसीड का मतलब किसी चीज से आगे निकल जाना, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अगर समझाएं, हम शायद आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा, पहले ये था कि हमारे देश का सबसे जो लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म जो था वो खड़गपुर का था, ठीक है ना। लेकिन अब जो हुबली कर्नाटक में एक शहर है, ठीक है ना, वहां का जो प्लेटफॉर्म है वो अब सबसे लंबा है। तो हम ये कह सकते हैं कि द प्लेटफॉर्म ऑफ हुबली, ठीक है ना, मैं सारी स्पेलिंग नहीं लिख रहा, कि हुबली की सही लिख रहा हूं ताकि समझ जाओ आप, ठीक है ना। सुपरसीड द प्लेटफॉर्म ऑफ खड़गपुर, ठीक है ना। तो हुबली का जो प्लेटफॉर्म है उसने खड़गपुर के प्लेटफॉर्म को सुपरसीड कर दिया, यानी कि लेंथ वाइज जो लंबाई जो थी उसकी लेंथ में, तो वो सुपरसीड कर दिया किसने, हुबली जो स्टेशन है कर्नाटक में, ठीक है ना, उसने खड़गपुर जो हमारे शायद वेस्ट बंगाल में, शायद झारखंड में, तो ठीक है ना, उसके जो रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म उसको सुपरसीड कर दिया है लेंथ वाइज, इस तरीके से। तो सुपरसीड का मतलब होता है कि आगे बढ़ जाना, ये स्पेलिंग हमारी सही है। प्रिविलेज का मतलब होता है कोई फैसिलिटी, कोई आसानी, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी किसी ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसको, जैसे कि कोई ऑफिसर होता है तो उसको प्रिविलेजेस क्या क्या मिले होते हैं, गाड़ी मिली होती है, ठीक है ना, घर मिला होता है, घर के लिए एक आपको मतलब बाहर गार्ड मिला होगा, ठीक है ना, टेलीफोन वगैरह मिला होगा, ठीक है ना, ये होता है। ओकेजनल यानी कि कोई चीज बहुत आमतौर पर होती है, आमतौर कह रहा हूँ, बहुत ही कभी कभी होती है, आमतौर नहीं होती है। कभी कभी कोई काम हो रहा है ना, तो ओकेजनली हम कोई काम करते हैं, ठीक है ना। एकोमोडेट, ठीक है ना, किसी को एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, एकोमोडेशन प्रोवाइड करने का मतलब किसी को रहने की जगह देना, ठीक है ना, सेटलमेंट के लिए एकोमोडेशन, ठीक है ना, एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है ओकेजनल, क्योंकि ओकेजनल में OCCASIONL आता है, 2 S नहीं आते, सिंगल S आता है। तो हमारा सही आंसर इसका क्या है, ओकेजनल। बहुत ध्यान रखना, बच्चों से बहुत कंफ्यूजन होता है ओकेजनल में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारे पास, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्टिनेंट, ऑडिबल, हिस्टोरिकल और डायलॉग, ठीक है ना। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज प्रॉपर है, यानी कि अगर हम ये कहें दिस बोर्ड इज पर्टिनेंट टू स्टडी या टू टीच ऑनलाइन, ठीक है ना, ये बोर्ड जो है वो प्रॉपर है, यानी कि सही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे जो भी हमारे क्राइटेरियंस हैं, ठीक है ना, उनको उन पे फिट बैठ रहा है ये, यानी कि जो जो चीजें हमें ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए चाहिए हैं तो उस ये सारी चीजें इस बोर्ड में हैं। तो यानी कि दिस बोर्ड इज पर्टिनेंट टू ऑनलाइन टीचिंग, यानी कि जो चीज प्रॉपर है, उचित, ऑडिबल, सुनने योग्य या सुनाई दे रहा होता है। जब हिस्टोरिकल का मतलब होता है, हम वैसे जो हिस्टोरिकल जो वर्ड है उसका मतलब बता रहा हूं, कोई चीज बहुत ही ऐतिहासिक होती है, जो हिस्ट्री से कनेक्टेड होती है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल। आपने देखा होगा हिस्टोरिकल जो स्पेलिंग होती है वो होती है हिस्टोरी, CAL होती है, CLE नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास, हिस्टोरिकल। और डायलॉग यानी कि हम जो भी कुछ बात कर रहे होते हैं वो सब डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल जो हमारा इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें स्पेलिंग CAL आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एब्रोगेट, ठीक है ना। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। यूजुअली कोई कानून होता है उसे एब्रोगेट करने से, कभी हमने रिसेंटली 2019 में सुना था बहुत, अब आजकल काफी अभी बीच में इलेक्शन हुए तो बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा वो चीज, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है। तो BA-LLB वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी कि उस आर्टिकल 370 का जो कानून था, जो आर्टिकल 370 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, उसका खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 370 के साथ जो जो चीजें फॉलो होती थी या जो जो चीजें इंप्लीमेंट होती थी उन्हें बिल्कुल सही तरीके से खत्म कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, टू रिपील यानी खत्म कर देना, टू सस्पेंड यानी कि कुछ समय के लिए खत्म करना, कीपिंग इन अबेयंस का मतलब होता है ठंडे बस्ते में डाल देना, यानी कि अब उनको हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब देखेंगे बाद में कभी, अब वो बाद में कभी कब आएगी, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद या 2 साल बाद, कोई मतलब नहीं है। टू ग्रांट स्टे, किसी चीज पे स्टे लगा देना, वही चीज स्टे लगा दिया हमने इस चीज पे कि अभी नहीं होगा, ये काम बाद में होगा।
तो जैसे मैंने आपको बताया एब्रोगेट का मतलब किसी चीज को परमानेंटली खत्म कर देना, तो इसका आंसर होगा टू रिपील। जैसे हमने देखा है कई सारे हमारे आर्टिकल्स या एक पार्ट जो है हमारा 7th पार्ट जो है वो रिपील कर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो रिपील का मतलब उसे परमानेंटली खत्म कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डाइजेस्ट। ठीक है ना, आपने डाइजेस्ट सुना होगा। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है पर्टिकुलरली, अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो डाइजेस्ट का मतलब एक बुक होती है जिसमें कुछ लॉज लिखे होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो डाइजेस्ट मतलब कोई भी नॉवल, हर किसी नॉवल को डाइजेस्ट नहीं कहेंगे। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है ना, रूल्स ऑफ लॉ यानी कि जो लॉ के रूल्स हैं उनका जो कलेक्शन है उसे डाइजेस्ट कहते हैं। ये हमारा सही आंसर है। अ डायरी केप्ट बाय नेवी ऑफिसर, अ डायरी केप्ट बाय आर्मी ऑफिसर। ठीक है ना, तो वो अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, आर्मी ऑफिसर की कुछ डायरीज होती हैं जिन्हें वॉर डायरीज भी कहते हैं। ठीक है ना, ऑफिस डायरीज भी होती हैं, सेम वही चीज नेवी के ऑफिसर्स की होती हैं। ठीक है ना, तो डाइजेस्ट का जो सही मीनिंग है वो है अ कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ लॉज। ठीक है, जो भी कानून है उनके जो रूल्स हैं वो बताए गए हैं किसी भी डायरी में लिख के। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्राइड का हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग। ठीक है ना, तो प्राइड का मतलब होता है गर्व करना। जब हमें गर्व नहीं होगा किसी पे तो क्या होगा, ठीक है ना, हमें शर्म होगी, हमें लज्जा होगी। ठीक है ना, यानी कि हम उस चीज के प्रति शर्म महसूस कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था जब हम टू ईट हम्बल पाई में बताया था, तो अपोलोजाइज एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलेशन। ठीक है ना, थोड़ी सी शर्म आती है जब हार जाते हैं। तो प्राइड का अपोजिट जो है वो हमारा क्या हो गया, ह्यूमिलिटी, जो एंटोनिम है। डिसेंडेंट का मतलब होता है उसके बाद आने वाला। ठीक है ना, जैसे कि होता है ना कि ये कह सकते हैं अकबर इज द डिसेंडेंट ऑफ हुमायूं। हुमायूं के बाद जो हुमायूं के गद्दी बैठे वो थे अकबर। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि डिसेंडेंट हमेशा कोई अपना बेटा ही हो किसी राजा का, यानी कि उस जगह पर उस पोजीशन पे बाद में आने वाला जो है उनका वो डिसेंडेंट है। सक्सेसर यानी कि उनके बाद फॉलो किए जाने वाला। सब्जेक्टिव यानी कि वही कोई चीज अगर लिखी जाती है, ठीक है ना, तो वो सब्जेक्टिव होता है जिसका आंसर हमें लिख के देना पड़ता है। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग इमोरल। इमोरल यानी कि अनैतिक। अनैतिक यानी कि वो एक ऐसी चीज है, ठीक है ना, जो कि मोरालिटी को फॉलो नहीं करती है। ठीक है ना, तो मोरालिटी यानी कि एक आदमी के अंदर का जो जमीर होता है वो चीज। ठीक है ना, तो नॉर्मली कहते हैं ना कि कुछ चीजें कि ये अनैतिक हैं, जैसे करप्शन होता है। ठीक है ना, हम जानवरों के प्रति बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करते हैं। हम जो भी छोटे लोग होते हैं अपने उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं। कभी कभी लोग घरों में अपने बदतमीजी से बात करते हैं अपने फैमिली मेंबर से। तो ये एक इमोरल चीज है। ठीक है ना, जो एक अच्छे आदमी के लिए जो इमोरल चीजें हैं, यानी कि अगर आपकी मोरालिटी है आपके अंदर तो ये चीजें आप नहीं करेंगे, ये गलत काम आप नहीं करेंगे। इलीगल, ठीक है, इलीगल और इलेजिटिमेट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है ना, इलीगल यानी कि जो चीज गैर कानूनी है। ठीक है, इलेजिटिमेट भी वही हो गया जो कानून जिसको फॉलो नहीं करता है। विद मॉरल्स, मॉरल्स यानी कि जब मैंने कहा ना कि मोरालिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, जब मॉरल्स के साथ वो काम हो रही है तो वो तो इमोरल होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये अगर इमोरल का एंटोनिम पूछता तो हम कह सकते थे विद मॉरल्स। या इमोरल का मतलब क्या होगा, एन एक्ट अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज। जो मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है ना, कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, छोटों से प्यार से बात करें, बड़ों की इज्जत करें, जानवरों के प्रति अपना प्यार रखें, तो ये इसके इमोरल चीजें हैं, यानी एक एक्ट अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारे पास, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इसमें। ठीक है, अब बैरिस्टर और सॉलिसिटर इन लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है ना, लीगल प्रोसीडिंग में बहुत जो सीनियर वकील होता है, जैसे बहुत सारे कई सारे केसेस का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, काफी सीनियर जो होता है उसे बैरिस्टर कहते हैं। सॉलिसिटर भी उसी को कहते हैं एक तरीके से, ठीक है ना, जो असिस्ट करता है सीनियर वकील्स को। काउंसिल, काउंसिल एडवाइजर या कंसाइनी। ठीक है ना, तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसके लिए तो वो तो काउंसिल ही है। ठीक है ना, तो काउंसिल का मतलब यही है। ये जो काउंसिल है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स। अब वो पीपल्स जो हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है ना, विधान परिषद है, जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलसी जो होते हैं वो इलेक्शन जीत करके जाते हैं वहां पर, वो एमएलसी होते हैं। एडवाइजर जो है वो एडवाइस करने वाला है, जरूरी नहीं है लीगल प्रोसीडिंग में एडवाइस करें, किसी चीज में एडवाइस कर सकता है वो बंदा। कंसाइनी क्या होता है, जब कंसाइनमेंट जाता है तो एक कंसाइनर होता है जो कंसाइनमेंट भेजता है, और जो कंसाइनमेंट एक्सेप्ट करता है वो कंसाइनी होता है। ओके, तो इसका सही आंसर है ए वाला पार्ट, काउंसिल। इसे काउंसिल ही बोलते हैं, लेकिन काउंसिल थोड़ा सा मतलब प्रोनाउंस करते हैं ताकि हमें काउंसिल और काउंसिल में फर्क पता चल जाए। प्रोवाइड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग। अ पर्सन ऑक्यूपाइंग लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट ओनर्स कंसेंट। किसी और की जमीन को हथिया लेना, कब्जा लेने वाला जो पर्सन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वीटर, स्क्वेटर, टेनेंट या ट्रस्टी। स्वीटर कौन होता है, जो स्वीट भेजता है। ठीक है ना, किसी ने किसी के खिलाफ कोई केस किया और उसने अपना
मतलब एक कोर्ट के थ्रू एक उसको बुलावा भेजा तो वो उसे कहते हैं सूट भेजना, सूट भेजना। ये सूट वाला नहीं है, कोर्ट सूट में समझना चाहिए, ठीक है ना। जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है ना कि भैया आपके खिलाफ केस हुआ है, आपको कोर्ट में प्रोड्यूस होना है, आपको कोर्ट में आना है, तो उसे सूट कहते हैं। स्क्वेटर का मतलब होता है अ पर्सन ऑक्यूपाइंग लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट ओनर्स कंसेंट, किसी और की जमीन को उसकी मर्जी के बिना कब्जा कर लेना, उसे कहते हैं स्क्वेटर। टेनेंट का मतलब क्या हो गया? किराएदार, ठीक है। ट्रस्टी का मतलब कौन होता है कि अगर कोई चीज जो ट्रस्ट पे चल रही है, किसी के ट्रस्ट यानी कि किसी के पैसे की हेल्प से चल रही है, तो जो पैसा देने वाला बंदा होता है वो ट्रस्टी होता है। बहुत सारे ट्रस्टी कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उन हॉस्पिटल के जो पैसा देने वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, यानी डायरेक्ट फॉर्म हमें दे रखी है। अच्छा लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं तो व्हाट आर आ रहा है, ठीक है ना, तो अब ये पास्ट में जाएगा, ठीक। ही सेड टू मी, सेड जो है वो टोल्ड में चेंज होगा, लेकिन इसने मुझसे यहाँ पे, अच्छा ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे अब सेड टू जो है वो आस्क्ड में चेंज होगा। तो ही डायरेक्टेड मी, ही इंक्वायर्ड मी, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है ना। ही आस्क्ड मी, ठीक है ना। अब क्या होगा? व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। एम जो है प्रेजेंट, मैंने बताया जब ये प्रेजेंट में है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट में जाके पास्ट में चेंज होगा, ठीक। तो पास्ट यहाँ पर नहीं है, इस वाले में पास्ट जो है वो आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड अशोका, अशोका है, वैसे अशोक कहते हैं इसे। अशोक जो है वो क्या वर्ड है? क्या कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो नाउन में ये नाउन के टाइप्स हैं, ठीक है ना। कॉमन नाउन क्या होता है? जो बहुत ही कॉमन होता है, यानी कि अगर हम एक वर्ड यूज करें तो वो कॉमनली सबके लिए आ गया। जैसे कि अगर मैंने कह दिया गर्ल, तो सारी लड़कियां आ गई, लड़कियों का मैंने नाम नहीं बताया। बॉय, ठीक है ना। एनिमल, तो कौन सा एनिमल हमने नाम नहीं बताया, ठीक है ना। फ्रूट, वेजिटेबल, तो ये कॉमन नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन में मैंने अगर किसी लड़की का नाम बताया, ठीक है ना, ऐसे मैं कह दूं कि भैया क्या हो गया, ठीक है ना, कोई भी नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे बॉय का नाम लिख दिया मैंने, मैं चलो अपने नाम लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये बॉय के साथ जो मैंने अब नाम लिख दिया, तो अब ये प्रॉपरली मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। एनिमल के बारे में बात कर दिया मैंने, एलिफेंट लिख दिया, ठीक है ना, लॉयन लिख दिया। फ्रूट के बारे में लिख दिया मैंने, मैंगो, बनाना, कुछ भी लिख दिया, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो अशोका की बात अगर हम कर रहे हैं तो अशोका यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन कब होता है? जब हम कलेक्शन की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि अ प्राइड ऑफ लॉइन, ठीक है, यानी जो लॉयंस का ग्रुप जब चलता है तो उसे प्राइड ऑफ लॉइन कहते हैं। शिप जो होते हैं उन्हें कहते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है ना। तो जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं, ये जो हमारे ग्रुप है, ये प्राइड, फ्लीट, ये वर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। जैसे पुलिस जो है वो भी अपना में कलेक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग होती है, ठीक है ना, जैसे कि ऑनेस्टी, ठीक है, प्राइड होता है, ठीक है ना, ये सब जो चीजें हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अशोका हमारा यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है, यानी कि हमें मालूम है हम एक मैन या एक पर्सन की बात करें जिसका नाम अशोका है, ठीक है। अगर हम कहते हैं किंग, तो वो किंग एक कॉमन नाउन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अब आप समझिए कि एक भेड़िया है, ठीक है, जिसने ये जो भेड़ है, ठीक है, शीप यानी भेड़ के कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि कोई एक ऐसा शख्स है जो हमसे झूठ बोल रहा है, उसने अपनी जो एक्चुअल पहचान है वो छुपा के रखी हुई है, ठीक। हिपोक्राइट, जेंटलमैन, हेल्पफुल या फ्रेंडली, ठीक है ना। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा शख्स है जिसने कि एक भेड़िया है जिसने भेड़ के कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है ना, अपनी पहचान छुपा रखी है, तो ऐसा क्यों किया होगा? वो हिपोक्राइट होगा, यानी कि वो सामने कुछ बोलता होगा, चीजों को कुछ और फॉलो करता होगा। जेंटलमैन एक अच्छा आदमी होगा, अच्छा आदमी तो इस तरीके की पहचान नहीं छुपाएगा। हेल्पफुल, अगर वो हेल्पफुल होगा तो भी कोई काम नहीं करेगा। फ्रेंडली, ठीक है ना, एक अच्छा फ्रेंड बिहेवियर वाला बंदा होगा, वो भी ये काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा हिपोक्राइट, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा शख्स जो सामने से कुछ और कह रहा है लेकिन उसके दिल में, उसके अंदर जो ओपिनियन है वो कुछ और है, ठीक है, वो हिपोक्राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with most suitable option. The decision to reduce the pay scales dash the workforce. डिसीजन यानी कि फैसला किया गया, क्या फैसला किया गया? टू रिड्यूस द पे स्केल। पे स्केल यानी कि आप समझोगे थोड़ी, मतलब कि सैलरी में डिक्रीज हो गई, डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है ना, सैलरी कम हो गई अब किसकी? वर्कफोर्स की। तो अब वर्कफोर्स ने क्या करा? द डिसीजन टू रिड्यूस द पे स्केल्स, ठीक है ना, पे स्केल कम करने का जो फैसला था उसने वर्कफोर्स को क्या करा, वो हमें यहाँ वर्ब बताना है।
एनहेंस्ड क्या करा, क्या वर्कफोर्स बढ़ जाएगी जब अगर सैलरी कम होगी। मान लेते कि मैं कोई फैक्ट्री चलाता हूँ बहुत बड़ी, मैंने सोचा कि नहीं वर्कर्स की सैलरी कम कर दी जाएगी, तो अगर मैंने ये डिसीजन लूंगा तो क्या मेरे फैक्ट्री में और सारे वर्कर्स आएंगे या वर्कर्स छोड़ के जाएंगे? ठीक है, तो वर्कर्स एनहेंस्ड तो नहीं होंगे, वर्कर्स बढ़ेंगे तो नहीं। इंसेंस्ड का जो मतलब है, इंसेंस्ड का मतलब होता है कि किसी को फ्यूरियस कर देना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, तो ऑब्वियस सी बात है इंसेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है ना। इंट्रिग्यूट का मतलब होता है किसी को क्यूरियस बनाना, ठीक है ना, इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा कर देना। जैसे पिक्चर्स होती है, कोई पिक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी चल रही होती है, ठीक है ना, लगता है कि नहीं हम अगला स्टेप बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, मन लग जाता है पिक्चर देखने बैठे तो हमारे अंदर हम इंट्रिग्यूट कर देती है पिक्चर, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगा देती है। कंपोज कोई चीज किस चीज से बनी होती है उसे कहते हैं कंपोज्ड। ठीक है, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या है? द रीजन टू रिड्यूस द पे स्केल्स क्या होगा? इंसेंस्ड होगा, यानी कि जो वर्क फोर्स थी वो बहुत ज्यादा भड़क गई इस डिसीजन से कि हमारे पे स्केल्स आप कम कर देंगे, यानी कि हमारी सैलरी कम हो जाएगी। ठीक है, सही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आज, ये बीए एलएलबी 2024-25 के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ठीक है ना। आई होप ये मुझे आप जो मैंने आपको क्वेश्चंस समझाए हैं वो आप लोगों की समझ में आए होंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूं बच्चों, ठीक है ना, 18 नवंबर से, ठीक है ना, तो इसको चलो अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना, ये तो सही है। 18 नवंबर से हमारे यहाँ बीए एलएलबी का एंट्रेंस का बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, आपको ये नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, इस नंबर पर आकर के आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको पूछ सकते हैं, बैच से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ठीक है ना, जो भी आपका सिलेबस है, कोर्स किस तरीके से कराया जाएगा, कोर्स के करिकुलम से रिलेटेड आके आप सारी क्वेरीज अपनी क्लियर कीजिए और इस बैच को ज्वाइन करिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।